सुप्रभात, आप सबका स्वागत है जिम्सी के नवरंग मीडिया फेस्ट में। अब मैं अनुरोध करती हूँ कि श्री विष्णु त्रिपाठी जी से कि वो मंच पर आए और इस विषय पर बात करें, द चैलेंजेस बिफोर इंडियन यूथ। आदरणीय मोहंती सर, कपिल जी, फैकल्टी मेंबर्स और अपने नौजवान साथी। नौजवान साथी मैं शब्द इसलिए यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि पिछले 30 मिनट से इस सभागार में हूँ और आप सब लोगों के बीच में अपने को थोड़ा सा अपेक्षाकृत नौजवान फील कर रहा हूँ, इसलिए आप लोगों के लिए साथी शब्द यूज़ कर रहा हूँ। वो एक तो जो जिम्सी है, इसको मैं दो वजहों से शुभकामना, धन्यवाद, बधाई देना चाहता हूँ। एक तो 10 वर्ष पूरे हो रहे हैं। ये किसी भी संस्थान के लिए एक उल्लेखनीय सफलता होती है कि वो अपने सफलतापूर्वक अपने लक्ष्यों को और जो उनके परिमाण हैं उनको स्थापित करते हुए 10 वर्ष का एक लंबा अनवरत अनथक सफ़र तय करे। और दूसरा, व्यक्तिगत तौर पर मैं धन्यवाद इसलिए कर रहा हूँ कि एक संयोग है कि आप लोगों के साथ मेरी भी ट्रेनिंग चल रही है। मैं अखबार में काम करता हूँ, लिखता था, अब बाबू हो गया हूँ। जैसे जैसे अखबारों में लोग ऊपर होते जाते हैं तो लिखने पढ़ने से वास्ता कम होता जाता है, मैनेजमेंट बाकी चीज़ें। लेकिन मोहंती सर के आशीर्वाद, आग्रह और जिम्सी के सौजन्य से पिछले 2 या 3 महीनों के दौरान मुझे इस तरह के सार्वजनिक मंच से बोलने का ये तीसरा अवसर है और तीनों ही मौके जिम्सी के थे। एक तो अपना जिम्सी का जो एक सत्र का आरंभ हुआ, उसके बाद फिर यहाँ के बाद फिर कानपुर में जो जिम्सी का चैप्टर है वहाँ के लिए बहुत आग्रह किया गया, फिर वहाँ का जो प्रारंभ का सत्र हुआ वहाँ पर बोले, और फिर ये तीसरा मौका। तो मुझे लगता है कि शायद मेरी भी आप लोगों के साथ अब एक जो वक्तृत्व का जो एक अभ्यास है और जो उसकी ट्रेनिंग है वो शुरू हो रही है। तो मैं आप सबको बहुत धन्यवाद करता हूँ और कहीं ना कहीं मैं ऐसा फील करता हूँ कि ये जो मुझे अवसर या इस तरह के मौके मिल रहे हैं उससे मेरा जो व्यक्तित्व है उसका एक और आयाम इस उम्र में थोड़ा सा खिल रहा है और एक नया अभ्यास बन रहा है। जब मुझसे ये कहा गया कि आपको इस कार्यक्रम में कुछ कहना है, तो मैंने पूछा कि वो विषय क्या होगा जिस पर मुझे बोलना होगा। तो मुझे ये कहा गया कि आपको जो यूथ है, जो नौजवान है, जो युवा है, उसके समक्ष जो वर्तमान समय में जो चुनौतियां हैं उनके विषय में आपको बोलना है। मैंने सोचा कि ये मुझे ये विषय बोलने के लिए क्यों दिया गया। अपेक्षाकृत मैं अपने को नौजवान मानता हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि नौजवानों के सामने जो उनकी चुनौतियां हैं तो उन पर बोलने के लिए जब किसी का चयन किया जाता है तो ये मान लिया जाता है कि वो उस पीढ़ी से ऊपर हो गया है। तो जब आप बुजुर्ग हो जाते हैं तब आप नौजवानों को नसीहत देने की स्थिति में आते हैं। तो मुझे बुजुर्गों की श्रेणी में भी जो आपने शामिल किया उसके लिए मैं शुक्रिया ही अदा करूं या क्या करूं वो शब्द नहीं है मेरे पास। यूथ जो है वो अगर जो जिसको आप युवा, नवयुवक, युवान, उसको 2 संदर्भों में अगर लेते हैं, एक व्यक्तिगत संदर्भ होता है, कोई भी एक युवक होता है वो व्यक्तिगत संदर्भ में होता है, और फिर एक युवा पीढ़ी होती है, युवा वर्ग होता है, युवा जगत होता है, वो एक संस्थागत और सामूहिक संदर्भ में होता है। और दोनों के सामने जो चुनौतियां हैं उनमें कोई फर्क या अंतर या भेद नहीं होता है, वो चुनौतियां एक जैसी होती हैं। और मैंने अभी तक जो पढ़ा और जो सीखा, जो एहसास किया, जो अनुभव से हासिल किया, और अपनी युवावस्था मैं फील ही नहीं कर पाया कि कब मैं युवा था, मैं फील ही नहीं कर पाया। आप लोग तो फील कर रहे हैं, आप लोगों को इस तरह का एटमॉस्फेयर मिल रहा है, माहौल मिल रहा है। मेरी ज़िंदगी में कभी ऐसा मौका आया ही नहीं कि मैं कब नौजवान था, कब क्या था, कब कमाने लगा और कब आप लोगों ने मुझे बुजुर्गों की श्रेणी में ला दिया। लेकिन
मेरा अपना ये व्यक्तिगत तौर पर मानना है कि जो युवा है, चाहे व्यक्तिगत संदर्भ पर लें या सामूहिक या संस्थागत तौर पर लें, युवा को किसी दूसरे से कोई चुनौती नहीं है। आपको व्यक्तिगत तौर पर किसी दूसरे से चुनौती नहीं है, और संस्थागत या सामूहिक तौर पर, एक वर्ग के तौर पर अगर आप लें तो भी आपको किसी दूसरे से चुनौती नहीं है। दरअसल जो युवा है, जो यूथ है, उसको जो चुनौती है वो अपने से है, अपने भीतर से है। और आप देखेंगे कि जो सक्सेस स्टोरीज हैं, जब आप उनको पढ़ते हैं, जब आप उन पर रिसर्च करते हैं, जब आप उसके अंदर झांकने की कोशिश करते हैं, तो आपने देखा होगा कि जिस नौजवान ने कोई ना कोई किसी भी क्षेत्र में, किसी भी क्लास में कोई भी नया कीर्तिमान कायम किया है, तो चुनौती उसके सामने किसी दूसरे से नहीं थी, किसी दूसरे ने उसके सामने चुनौती खड़ी नहीं की थी। दरअसल उसने अपने भीतर की जो चुनौती थी, उस चुनौती को उसने स्वीकार किया और उस चुनौती से पार पाया, सफलता हासिल की। अपने इधर के जो सर्वाधिक चर्चित राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम, उनके बारे में हम पढ़ते हैं, उनकी जो जीवनी है या उनके बारे में अक्सर आता है कि वो किस तरीके से बचपन में रेलवे स्टेशंस पर पेपर वेंडिंग का काम करते थे और किस तरह से उन्होंने अपने संघर्षों को पार करते हुए एक वो मुकाम हासिल किया कि वो मिसाइल मैन हो गए अपने अंदर। तो पिछली बार भी जब मैं जिम्सी के कार्यक्रम में था तो मैंने ये जो एक बात आई थी कि युवाओं के सामने रोजगार के अवसर की चुनौती है, रोजगार के अवसर कम है, तो मैंने तब भी ये बात कही थी कि रोजगार के अवसर कम नहीं है। दरअसल रोजगार के लिए अपेक्षित लोगों की कमी है। आज भी जो है बड़े पैमाने पर जो आवश्यकताएं हैं उनके मुताबिक जो मेधावी, प्रतिभावान, क्षमतावान लोगों की कमी है। अभी भी मेरा ऐसा मानना है, मैं जहाँ काम करता हूँ या और कहीं पर, मेरा ऐसा मानना है कि 40 से 50% काम चलाऊ लोगों से काम चलाऊ काम लिया जाता है। अभी भी आप देखेंगे, मैंने पिछली बार भी उदाहरण दिया था और मैं उसको फिर रिपीट करता हूँ कि आपकी जो नोएडा है, इसके आप इंडस्ट्रियल एरियाज़ में चले जाइए, आप भिवाड़ी, आप फरीदाबाद, गुड़गांव के जो औद्योगिक आस्थान है वहाँ चले जाइए, हर गेट पर एक आपको छोटा सा बोर्ड लगा हुआ मिलता है कि कुशल लोगों की आवश्यकता है, कुशल कारीगरों की आवश्यकता है, यानी स्किल्ड पर्सन है उसकी आवश्यकता है। तो दरअसल जो युवा के समक्ष सबसे बड़ी चुनौती है वो है अपने अंदर की जो क्षमता, जो मेधा, जो प्रतिभा, जो अपने अंदर की जो अपनी USP है, उस USP की पहचान करना, और आपने जो अपने जीवन के लिए लक्ष्य तय किया है, जो भी संधान किया है, तो उस USP, उस गुण, उस मेधा, उस क्षमता, उस प्रतिभा को उस लक्ष्य के मुताबिक संस्कार देना। विवेकानंद थे, उन्होंने लक्ष्य तय किया था कि इस राष्ट्र और इस समाज को कुछ देना है। जब उन्होंने लक्ष्य तय किया तब उन्हें रामकृष्ण परमहंस मिले। रामकृष्ण परमहंस के पास ऐसे भी बहुत से लोग जाते थे, लेकिन जब उस व्यक्ति ने यह तय किया कि हमें अपने इस जीवन का जो लक्ष्य है वो ये तय करना है, ये बनाना है कि इस राष्ट्र और इस समाज को कुछ देना है, तब वह व्यक्ति रामकृष्ण परमहंस को पाता है। और जब रामकृष्ण परमहंस उसको काली के पास भेजते हैं कि जाओ जो कुछ तुम्हारे मन में हो माँ से मांगो, वो 2 या 3 बार उनको भेजा जाता है और हर बार वो बंदा लौट करके आता है और गुरु रामकृष्ण परमहंस से, तुमने कुछ मांगा? नहीं। क्यों? कुछ मांगने को याद ही नहीं रहा। दरअसल जिस व्यक्ति ने, जिस युवा ने, नौजवान ने अपने लक्ष्य, जीवन का ये लक्ष्य तय कर रखा था कि देना है, समाज को देना है, वो फिर क्यों किसी से मांगेगा? वो मांगेगा क्यों? तो सवाल ये है कि आप जो सर्वप्रथम आपके जो जीवन का लक्ष्य है, दिशा है, वो कोई दूसरा नहीं तय करेगा, आपको तय करना होगा। लोग कहते हैं, जैसे भी 2 बच्चे अपने गए, उनसे बात हुई तो
मैंने कहा कि तुम क्यों अखबार में आना चाहते हो या आना चाहती हो? तो उन्होंने कहा कि मुझे बचपन से कविता लिखने का शौक था। तो मैंने कहा कि तुमको कविता लिखने के शौक से और अखबार में नौकरी, इन दोनों में क्या तालमेल है? ऐसा कहाँ लिखा है कि जो बचपन से कविता लिखता है उसको अखबार में नौकरी करनी चाहिए? तो उसने कहा कि मुझे लोगों ने बताया कि चूंकि तुम बहुत अच्छा कविता लिखती हो इसलिए तुम्हें अखबार में काम करना चाहिए। तो मैंने कहा अच्छा, तुम एक ऐसे कवि या कवियत्री का नाम बताओ जो अखबार में काम करता है, करती हो। मैंने कहा बच्चन जी किस अखबार में काम करते थे, महादेवी वर्मा किस अखबार में काम करती थी, जयशंकर प्रसाद किस अखबार में काम करते थे। अच्छा तुम बताओ, और बताओ। तो किसी दूसरे ने क्यों बताया है? किसी दूसरे ने क्यों बताया है? तुम्हारे अंदर की जो इच्छा शक्ति है, तुम्हारे अंदर का जो आत्मबल है, वो तुमको इस बात के लिए पहले प्रेरित कर रहा है कि नहीं कि तुम्हें अखबार में काम करना है, तुम्हें पत्रकारिता करनी है, तुम्हें जर्नलिज्म करना है? वो प्रेरित कर रहा है कि नहीं? कोई दूसरा अगर प्रेरित कर रहा है तो नहीं। आपको अपने जीवन का लक्ष्य और दिशा आपको पहले तय करनी होगी। और जिस वक्त आप अपने जीवन के लक्ष्य, उसकी दिशा को तय कर लेंगे, आपको संसाधनों की आपूर्ति अपने आप मिलती जाएगी। उन संसाधनों में कोई व्यक्ति भी होगा, कोई मार्ग निर्देशक होगा, कोई साधक होगा, कोई गुरु होगा, कोई रास्ता दिखाने वाला होगा, या जो और भी टूल्स होते हैं आपके लक्ष्य की पूर्ति के लिए, वो मिलते जाएंगे। लेकिन पहले आपको अपना जो लक्ष्य है, उसकी दिशा, अपना जो जीवन है, उसकी दिशा आपको खुद तय करनी होगी। शिवाजी नौजवान थे, युवा थे, और उन्होंने तय किया था कि जो इस देश को जो विदेशी, जो सोकाल विदेशी आक्रांता है, उनसे मुक्त कराना है। उनके अंदर एक आत्मबल था, अकेले थे। धीरे धीरे उनके पास कुछ नौजवानों की टोली बनी, लेकिन वो इतने सक्षम नहीं थे। आत्मबल था, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ी सी दिशाहीनता थी। एक छोटी सी घटना आती है कि वो अपने किसी अभियान में जंगल में अपने साथियों से भटक गए। रात हो गई और बहुत बारिश हो रही थी। कहीं दूर अंधेरे में एक दिया टिमटिमाता हुआ सा दिखा। उस दीपक की रोशनी में वो बढ़ते गए। वो एक छोटा सा मंदिर था। उस मंदिर में एक वृद्ध महिला थी। इन्होंने अपना घोड़ा रोका, उतरे और उस महिला से कहा कि मैं भटका हुआ हूँ और मुझे केवल रात्रि भर के लिए आश्रय की आवश्यकता है। उसने कहा ठीक है, कपड़े बदलो, भीग गए हो। उसने अपने कोई कपड़ा दिया, इन्होंने कपड़े चेंज किए। भूख लगी है? हाँ भूख लगी है, चलो अभी बनाते हैं। कढ़ी चावल बनाया। केले के पत्ते पर चावल का एक माउंट क्रिएट किया, जैसे आप सांभर चावल ऐसे खाते होंगे। माउंट क्रिएट किया, उसके बीच में फिर एक स्पेस क्रिएट किया, उस पर कढ़ी डाली। भूख बहुत जोर से लगी थी। जो भूख वो बहुत जोर से लगी थी। यानी जो बेचैनी थी, जो व्यग्रता थी, जो चाहत थी, जो अपेक्षा थी, उसमें तीव्रता थी, उसमें आवेग था। भूख बहुत तेज लगी थी, लेकिन उसमें हल्की से जो भूख थी, उस भूख की जो संतुष्टि का जो लक्ष्य था, उसकी दिशा, उसमें थोड़ी सी कमी थी। उन्होंने क्या किया? भूख की जो तेजी थे उसकी वशीभूत होकर के उन्होंने बीच में हाथ डाल दिया। कढ़ी बहुत गर्म थी, जल गए। उस महिला ने कहा कि तुम बिल्कुल वही काम कर रहे हो जैसे शिवा कर रहा है। वो पहचान नहीं पा रही थी। बिल्कुल वही काम कर रहे हो जो शिवा कर रहा है। क्यों? क्या गलती हुई? बीच में हाथ नहीं डालते। कभी रायगढ़ पर हमला बोलते हो, कभी सोनगढ़ पर हमला बोलते हो। लक्ष्य तय करना चाहिए एक तरह से। वो अगर शिवाजी ये तय कर ले, पहले एक किले को लक्ष्य तय करके उसे हासिल करना है, फिर अपना एक मुकाम, एक स्थान बनाना है, और फिर धीरे धीरे श्रृंखला, सीरीज। शिवाजी समझ गए। फिर उन्होंने एक सिरे से
चावल और कढ़ी को मिलाकर खाना शुरू किया, वहीं से उनके जीवन में चेंज आ गया। यही दिशा है, यही दिशा है। तो आपके अंदर जो आपकी क्षमता है, उस क्षमता की पहचान करना, और फिर आपने अपने लिए जो एक प्रोफेशन तय किया है कि मुझे जीवन में ये करना है, ये बनना है, तो उस क्षमता के तहत आप उन जो भी आपका प्रोफेशन है, तो पहले आप अपनी क्षमता को एक वो संस्कार दीजिए। आप अपनी क्षमता को संस्कार देंगे, फिर धीरे धीरे आप अपनी उस क्षमता को संस्कार देते हुए उस प्रोफेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से या उस लक्ष्य को संधान करने के लिए जो अलग अलग किस्म के कौशल, क्षमता, उनको संस्कार करते हुए उनका संग्रह करना। फिर आप उसका संग्रह करते हैं, और फिर जब उसका संग्रह एक लक्ष्य और एक मुकाम तक पहुंच जाता है, फिर आप उसका नियोजन करते हैं और आप अपना लक्ष्य हासिल कर लेते हैं। यह मैनेजमेंट की थियरी है जो हम लोगों को बचपन से सिखाई गई है। तो अब जो भी सारी चीजें हैं, आप अपने अंदर की जो क्षमता, मेधा, प्रतिभा है, उसका जो एक अपना प्रोफेशन हमने तय किया हुआ है, उसके नाते उसको संस्कारित करने की जो चुनौती है, उसकी पूर्ति कहाँ से होने वाली है? मैं मानता हूं अपने अंदर से ही होने वाली है। जो बाहर के संसाधन हैं वो आपके लिए थोड़ा सा सहायक सिद्ध हो सकते हैं, किंतु उसमें जो मूल कर्तृत्व होगा वो आपका अपना है। फिर उसके बाद जब आप अपनी उस मेधा, क्षमता, उसको आप संस्कारित कर लेते हैं, और फिर जब आप उनके संग्रहण की प्रक्रिया में किसको कहाँ पर फिट करना है, कैसे आगे बढ़ना है, कैसे इस चीज को हासिल करना है, कैसे इसको जोड़ना है, कैसे फिर अगला मुकाम हासिल करना है, उसके संग्रहण की भी जो पूरी प्रक्रिया है वो भी आप ही के स्तर पर पूरी होती है। उसमें भी जो बाकी संसाधन है वो सहायक के तौर पर ही आते हैं। और फिर जब उनका आप नियोजन करते हैं, आप चीजों को ठीक से नियोजित करके और फिर अपने लक्ष्य को हासिल करते हैं, उसमें भी आपका, मैं ऐसा मानता हूं, 100% योगदान होता है। बाहर के लोग, जो दूसरे लोग हैं, उनका सिर्फ और सिर्फ एक सहायक के तौर पर उनकी भूमिका होती है। जो गुरु है वो क्या करता है? आप कई बार जो पिछले पौराणिक या जो ऐतिहासिक आख्यान है उनमें हम पढ़ते हैं कि गुरु हमेशा एक अच्छे शिष्य की तलाश में रहता है। गुरु शिष्यों की भीड़ की तलाश में नहीं रहता है। जो आजकल के गुरु हैं, जो जेल भी चले जाते हैं, वो ये उनकी, आप देखिए ना, उनकी वेबसाइट्स पर वो लिखते हैं कि हमारे इतने हजार गुरु हैं, इतने शिष्य हैं, मेरे इतने लाख भक्त हैं, वगैरह वगैरह। लेकिन आप देखिए, जो वास्तविक गुरु होता था वो एक अच्छे शिष्य की तलाश में होता था। तो यानी वह अच्छा शिष्य जिसमें पहले से ही मेधा, क्षमता, प्रतिभा और संभावनाएं मौजूद हैं। फिर वो कहीं ना कहीं उस शिष्य की तपस्या के बल पर उसके अंदर की जो क्षमता है उनको संस्कारित करने में एक सहायक की भूमिका अदा करता है। गुरु का यहीं तक रोल होता है, करना सब उसी को होता है जिसका नाम शिष्य होता है। तो कुल मिलाकर के जो मूलतः मैंने जहां से बात शुरू की थी कि जो यूथ है, जो युवा है, उसकी जो चुनौती है कहीं बाहर से नहीं है, किसी दूसरे से नहीं है। जो चुनौती है वो सिर्फ अपने से है, अपने भीतर से है। अपने अंदर की कमी को पहचानना और अपने अंदर की जो क्षमताएं हैं उनकी पहचान करना, कमियों को दूर करना, क्षमताओं को विकास, उनको संस्कारित, उनका संग्रह और नियोजन। नीति का एक श्लोक है, मैं खत्म कर रहा हूं, वो थोड़ा सा निगेटिव सेंस में है लेकिन मैं उसको पॉजिटिव वे में देता हूं। तो उसमें तीन वर्ग हैं उनको एक क्लास में लिया गया है। वो कहता है कि श्वान, युहान और मघवान, इनकी दीवानगी का कोई ठिकाना नहीं है। श्वान का अर्थ तो आप लोग समझ रहे हैं ना सर? मैं रिपीट कर रहा हूं, मैं बहुत पॉजिटिवली उसमें ले रहा हूं, आप नाराज मत होइएगा, क्योंकि मैंने पहले ही कहा है कि आप ही सिर्फ नौजवान नहीं हूं, मैं भी अभी अपने को नौजवान मानता हूं। श्वान, युवान और मघवान। श्वान मीन्स, और युवा, युवान, युवा, और मघवान
अभी फिलहाल मैं जिस संदर्भ में बात कर रहा हूं उसमें मघवा, मघवान का मतलब इंद्र से होता है। इंद्र की दीवानगी के भी बहुत पौराणिक किस्से आपने देखे होंगे। जब उसकी इच्छा होती थी किसी न किसी ऋषि के आश्रम में धावा बोल देता था। तो उसमें नीति में यह कहा गया है कि श्वान, युवान और मघवान, इनकी जो दीवानगी है इसका कोई पारावार नहीं होता है, इसकी कोई सीमा नहीं होती है। उन्होंने निगेटिव सेंस में कहा है, मैं पॉजिटिव सेंस में लेता हूं कि इनकी वफादारी, इनका समर्पण, इनका डिवोशन और जो चाह लें उसको करके दिखाएं, इन 3 वर्गों के ही क्षमता के बूते की बात है। और मघवान का दूसरा मतलब बादल भी होता है। मघवा, उसका दूसरा मतलब बादल भी होता है, और बादल की भी दीवानगी का कोई पारावार नहीं होता है। निदा फाजली ने लिखा है कि बरसात का बादल भी दीवाना है, क्या जाने किस राह से बचना है, किस छत को भिगोना है। लेकिन जो ये आज का मघवा है, जो आज का बादल है, जो आज का दीवाना नौजवान है, उसके अंदर एक विवेकशीलता है और अनुशासन है। इसी वजह से मेरा अपना पूरा विश्वास है कि जो ये नौजवान है, इसे मालूम है कि किस राह से बचना है, इसे मालूम है कि किस राह से परहेज करना है, और इसे ये भी मालूम है कि किस छत को भिगोना है। थैंक यू।